जितिन प्रसाद जी, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। कोशिश मंच में यही है कि जो उत्तर प्रदेश के चेहरे हैं, वो लोग जिनको देखकर लोग वोट करेंगे, वो लोग जिनसे लोगों की आशाएं जुड़ी हैं, वो लोग जो उत्तर प्रदेश का भविष्य निर्धारित करेंगे, जिनको युवा देख रहा है, जिनको ये प्रदेश देख रहा है, जिनको पिछड़े देख रहे हैं, हम मंच के द्वारा ये कोशिश कर रहे हैं। और बहुत स्वागत है जितिन जी आपकी। पहला सवाल, हालांकि आपने कुछ ही समय पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, डिफरेंस क्या है? क्योंकि लोग सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपका एक लंबा अनुभव था पार्टी के अंदर, अब आप बीजेपी में हैं, डिफरेंस क्या लगा दोनों पार्टीज में काम करने का? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने, और मैंने पहले भी कहा था कि सवाल ये नहीं कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, और सवाल ये है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और यही डिफरेंस है कि आज के इस दौर में भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, प्रधानमंत्री मोदी जी का, कोई मामूली नेतृत्व नहीं है। और उन्हीं से प्रेरणा लेके मैंने ये फैसला भी लिया। और पार्टी का जहाँ तक सवाल है, काम करने का तरीका, संस्था का करके अगर मैं समझूं कहूँ कि वो दल है, वहाँ नीति है, रीत है, वहाँ सोच है, वहाँ विचार है, वहाँ लक्ष्य है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और सही माने में अगर आज मैं कह सकता हूँ कि देश में कोई राष्ट्रीय दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, हम तो विपक्ष में भी रहे हैं, विरोध में चुनाव भी लड़े हैं, और मैंने देखा है ज़मीन पे कि इस देश की जनता की भावना कितनी जुड़ी हुई है प्रधानमंत्री जी के प्रति, कितनी उम्मीदें हैं, और वो भी रात दिन निस्वार्थ देश की सेवा में जो काम कर रहे हैं, वो कभी देखा नहीं गया। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि युवा जो है वो उस निर्णायक दौर पे है, वो देख रहा है कि एक मजबूत नेतृत्व कौन होगा इस दशक में, जो भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, उसकी पूर्ति किसके नेतृत्व में होगी, हमारी सीमाएं किसके नेतृत्व में सुरक्षित होंगी। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एज अ पार्टी और नेतृत्व प्रधानमंत्री जी। ठीक है, ये पार्टी और प्रधानमंत्री जी की बात हुई। जितिन जी, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, जब आदमी जाता है अमूमन चुनाव में, तो जो काम किया होता है सरकार ने उसको पारदर्शित करता है। मुद्दे क्या होंगे उत्तर प्रदेश में? किन मुद्दों के आसपास इर्द गिर्द ये चुनाव होगा? क्योंकि कई बार हम धर्म देखते हैं, पोलराइजेशन देखते हैं, प्रधानमंत्री विकास की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ एक्सप्रेस हाईवे की बात करते हैं, मंदिर जीर्णोद्धार की बात करते हैं। किन इश्यूज के इर्द गिर्द आपको लगता है कि ये चुनाव चलेगा? इशू एक ही है, उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश का भविष्य, उत्तर प्रदेश की संस्कृति। जो मैंने अभी बताया ना, जैसे ये युवा लोग हैं, वो ये नहीं देख रहे जो आपने ये गिनाए विपक्षी दल टांग खींचने का काम करते हैं, मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। आप देखिए ना, अभी रैलियां हुई हैं, भ्रमण हुए हैं, प्रधानमंत्री जी गए हैं, मुख्यमंत्री जी गए हैं, गृह मंत्री जी गए हैं, कहीं एक्सप्रेसवेज का शिलान्यास हो रहा है, कहीं यूनिवर्सिटीज़ के लिए नए बनाए जा रहे हैं, कहीं मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। विकास की बात हो रही है, प्रोग्राम्स की बात हो रही है, पॉलिसीज़ की बात हो रही है। तो ये दर्शा रहा है कि बीजेपी और उसका नेतृत्व सीधे सीधे भविष्य की बात करता है, उत्तर प्रदेश को संवारने की बात करता है। पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, योजनाएं, उन पे आधारित काम हो रहे हैं। छोटी चीज़ें हैं, गाँव के शौचालयों से लेके इस स्वच्छ भारत अभियान क्या है, ये देश प्रदेश को संवारने की बात है, कि वोटों के लिए नहीं किया जा रहा है। ये बिग टिकट आइटम्स हैं, ऐसे मैं अनगिनत वो गिना सकता हूँ जो भारत में आज कार्य हो रहे हैं। नेतृत्व मोदी जी का है, प्रदेश में योगी जी हैं, वो सिर्फ वोट के लिए नहीं है, मगर भारत में एक अच्छाई के लिए, प्रदेश में एक परिवर्तन लाने के लिए। जो उत्तर प्रदेश को एक ऐसी नज़र से देखा जाता था कि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आना चाहता था, यहाँ का माहौल ख़राब था, यहाँ कोई वो बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं था, सब में परिवर्तन आया है। आप देखिए ना, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, एक्सप्रेसवेज एक नहीं जो गिनाया जाता है, वो एक एक्सप्रेसवे से कोई उत्तर प्रदेश का भला नहीं हो सकता है। 5-5, 6-6 एक्सप्रेसवेज हो रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, डिफेंस कॉरिडोर, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट, इन पैरामीटर्स पे बात करनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जनता के बीच में जा रही है।
लेकिन विपक्ष बार बार इस बात को कहता है कि जो काम वो छोड़ कर गए थे, पूरा करके गए थे, जो उनका एक विजनरी काम था, और ख़ासतौर से अखिलेश यादव ने ये बात कही, चाहे वो एक्सप्रेस हाईवे हो, कानपुर मेट्रो हो, हॉस्पिटल्स हो, कहा साहब हमने बनवाया था, फीता आपने काटा है। कौन सा बनवाया? मैं कह रहा हूं ना कि एक एक्सप्रेसवे बनाने से उत्तर प्रदेश का भला नहीं हो सकता। ये ऑल राउंड डेवलपमेंट चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता को आवास मिले थे? नहीं मिले थे। पूरे 5 साल के कार्यकाल में 2017 से पहले लगभग 50,000 आवास बने होंगे। आज 50 लाख बने। क्या शौचालय पहले बने थे? क्या मूलभूत सुविधाएं हैं, ये बेसिक नीड्स हैं, तो इस पे फोकस किया गया है। वहाँ बड़ी बड़ी बातें पहले विपक्ष के लोग करते थे, शोकेस करना चाहते थे कि ये रिवर फ्रंट बन गया। अच्छी बात है, बन गया, मगर ये उत्तर प्रदेश का भविष्य नहीं संवार सकता। उत्तर प्रदेश के नौजवानों का जीवन सुधार नहीं सकता है। उन्हें अपॉर्चुनिटीज चाहिए, सुविधाएं चाहिए, माहौल चाहिए कि वो बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ में क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, आमदनी के जरिए मिल सकें, अपने बिजनेस लगाने के लिए एनवायरनमेंट मिल सके। इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए। किसानों के लिए भुगतान हो सके, एमएसपीज डिक्लेयर हो सकें, और जो बिजली दर है वो कम हो सके। इन चीज़ों से क्वालिटी ऑफ लाइफ वो इम्प्रूव होता है, जीवन स्तर बढ़ता है, आमदनी बढ़ती है और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जो भाजपा में हो रहा है। ठीक है, क्योंकि शाहजहांपुर को रिप्रेजेंट आप करते हैं और उस इलाके को अच्छी तरीके से जानते हैं। जो 3 कृषि कानून आए थे, प्रधानमंत्री जी ने वो वापस ले लिए, उसकी घोषणा भी करी। तो क्या आपको लगता है फार्म इशू है अभी उस तराई के इलाके में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, या अब आपको लगता है कि नहीं, किसान मान गए पक्ष में? ये फार्म इश्यूज तो हैं, क्योंकि कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है विकास के लिए। किसी फार्म बिल इशू, जो तीनों कृषि कानून, बिल की बात कर रहा हूं मैं। सोच यही थी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में मच नीडेड रिफॉर्म्स जो चाहिए हैं, कि आगे के लिए हम अपना कृषि क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ा सकें, हमारे किसानों के लिए और सुविधाएं ला सकें, पारदर्शिता आ सके, पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल सके। मगर जैसे कि प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वो नहीं बता पाए और नहीं समझा पाए, तो फार्म बिल्स वापस लिए गए हैं। सम्मान उनका किया गया जिनकी भावनाएं थी किसानों की, कि वो नहीं संतुष्ट हो पाए। तो आगे कार्य किया जाएगा। किसान प्राथमिकता पे हैं, उनकी सोच, उनके विचार, उनकी भावनाओं का सम्मान पार्टी और सरकार और प्रधानमंत्री करते हैं, और वो सर्वोपरि रहेंगे, थे, हमेशा रहेंगे। ठीक है जितिन जी, सबसे दिलचस्प बात रही जब मैसेज आया आपकी ज्वाइनिंग का, तो उसमें लिख के आया सम एमिनेंट पर्सनालिटी फ्रॉम यूपी विल ज्वाइन बीजेपी। वहाँ तक समझ में आया, लेकिन उसके बाद जो हेडलाइंस थी वो यही थी कि भाई उत्तर प्रदेश के बड़े ब्राह्मण नेता और बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में बीजेपी ने आपने ज्वाइन करी, और बीजेपी ने इसको कई हद तक प्ले भी किया। तो आजकल ब्राह्मण पॉलिटिक्स भी खूब चल रही है। आप देखिए परशुराम पे लड़ाई चल रही है। तो आपको लगता है क्या ब्राह्मण, थोड़ी सी नाराजगी ब्राह्मणों में थी इस सरकार के प्रति, लेकिन वो बैलेंस करने के लिए एक फेस के रूप में आपको आगे बढ़ाया? टंडन जी, आपका बड़प्पन है कि आपने हमें एमिनेंट कहा, और मेरा सौभाग्य है नहीं, ये मैसेज में था सर, कि पार्टी ने मुझे इस लायक भी समझा और मुझे आशीर्वाद दिया। मगर जहाँ तक ब्राह्मण समाज का सवाल है, हाँ, मैं कोई अपराध थोड़ी है कि अपने समाज की बात करें। नंदन जी, आप भी कर सकते हैं अपने समाज की बात। और मेरा यही उद्देश्य था कि नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ समाज के हितों की रक्षा की बात हो, कहीं उत्पीड़न हो, कहीं हमारे जैसे मैंने कहा नौजवान वर्ग है, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ और उनको सहायता देने की बात हो, वो मैं पहले भी करते आया, आज भी कर रहा हूँ। पहले विपक्ष में था तो आवाज़ उठाने का काम करता था, आज सरकार में हूँ, आज काम करने का काम कर रहा हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ तक ये ब्राह्मण पॉलिटिक्स आप बताते हैं, हाँ, परशुराम पे बहुत लड़ाई है, हमने देखा अखिलेश जी गए, दिनेश शर्मा तभी चर्चा में आया आपने चेतना मंत्र जब हमने शुरुआत की। हाँ, आपने शुरुआत की। और अच्छा है कि चर्चा हो रही है,
समाज के प्रति लोगों की लगाव और जागरूकता बढ़ रही है, भले ही वो चुनावी आप समझ लीजिए जो विपक्षी दल कर रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि विपक्ष के लोग असली माने में उनकी भावनाएं नहीं जुड़ी हैं, वो सिर्फ चुनाव के वक्त वोट बैंक समझ के अपना कार्य कर रहे हैं। मगर ब्राह्मण वो वर्ग है जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सब समझता है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, और वो सही समय पे सही निर्णय लेगा। और मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैंने विपक्ष में भी देखा है और आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में भी देखा है कि ब्राह्मण समाज का रुझान और उनके हितों की रक्षा और उनका भविष्य भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित है, और पार्टी प्रतिनिधित्व भी दे रही है, योजनाएं भी बना रही है, कार्य भी कर रही है, और भविष्य की रणनीति भी बना रही है कि समाज का और उत्थान हो और लोगों को और मौके मिले। अखिलेश यादव को हमने थोड़े दिन देखा, अभी एक परशुराम जी का मंदिर था, उसका उन्होंने इनॉग्रेशन किया, फिर फरसा साथ में था, तो हर आदमी उसी के पीछे, बड़ा वोट बैंक है। और ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, कहा साहब आप 12% से 16% जहां आपको लगे आप जोड़ लीजिए, लेकिन कहा जाता है कि 200 के गांव में अगर 5 गांव भी हैं तो वो 200 वोट वो 5 घर डिसाइड करते हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भाई परशुराम जी हमारे भी हैं, हमारे भी सपने में इस समय कृष्ण जी आ रहे हैं। तो ये माने कि अब जो पॉलिटिक्स है वो पैरेलल धर्म के आसपास, धर्म के इर्द गिर्द चल रही है। ये अच्छी बात है कि विपक्षी दलों के नेता ब्राह्मण समाज का महत्व और प्रतिनिधित्व और उनकी संख्या को सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी राजनीति ब्राह्मण समाज के विरोध में और उसको नीचा दिखा के और नज़रअंदाज करके ही उन्होंने आगे बढ़े हैं। मगर आज परिवर्तन आया, अच्छी बात है कि समाज को महत्व दे रहे हैं, मगर ये चुनावी महत्व ना रहे तो अच्छा रहेगा। और दूसरा क्या आपने पूछा, मैं भूल गया। जो पॉलिटिक्स चल रही है वो इर्द गिर्द ही है, और कहा अखिलेश जी ने कि मेरे भी सपने जात में और धर्म की जहां बात होती है, आप कह रहे हैं, ये वो तब मुद्दे आते हैं मार्केट में चुनाव के वक्त जब मुद्दा विहीन होते हैं दल, कोई उनके पास प्रदेश या देश के लिए कोई विचार नहीं, कोई नक्शा नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई विजन, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, तब इन चीज़ों पे जात धर्म और ऐसी क्षणिक चीज़ों पे का सहारा लिया जाता है और उनको उछाला जाता है। मगर जनता बहुत परिपक्व हो चुकी है, सब देखती है। और मैं कह सकता हूँ, मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी में 5 साल लगातार काम होता है, रात दिन काम होता है, चाहे चुनाव हो या ना हो। मगर ये अन्य पार्टियाँ, मुद्दे भी चुनाव के 2 महीने पहले आएंगे, जनता के बीच में भी 2 महीने पहले दिखाई देंगे, और जिस दिन चुनाव खत्म हुआ बोरी बिस्तर बांधा और अपने घरों में बैठ जाएंगे। तो यही फर्क है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने कहा ये प्रियंका जी भी कैंपेन कर रही हैं और आपने क्लोजली काम किया राहुल जी के साथ भी, प्रियंका जी के साथ भी, कोई हिदायत, क्योंकि आपने बेहतर काम किया है, अब आप यहाँ पे भी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में ज़मीन में है, कोई हिदायत ऐसी जो आप देना चाहें? हिदायत तो क्या बात है कि वो अपनी पार्टी के मालिक हैं और अपनी पार्टी अपने तौर तरीके से चला रहे हैं, उसमें हम क्या बताएंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि जहां सरकारें हैं वहां शोकेस करें, दिखाएं कि हम जो बात बोल रहे हैं और जो करना चाह रहे हैं और जो बड़ी बड़ी टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि हर हमेशा कमियां निकाल रहे हैं, वो अपने राज्यों में जहां सरकार है वहां दिखाएं ना, नया मॉडल बना के। तो जनता भी उससे प्रभावित होगी कि हाँ, ये जहाँ इनकी सरकार है वहाँ ये कुछ अलग करते हैं, कुछ हटके करते हैं, जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं। विपक्ष में रह के टीका टिप्पणी करना और योजनाएं बोलना बहुत आसान काम होता है, मगर वॉक द टॉक, जो बोलो उस पर खरा उतरो। तो यही सुझाव है। बहुत शुक्रिया जितिन प्रसाद जी, आप आए मंच पे और आपने अपने विचार हमसे शेयर किए। मंच का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.